ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि ब्रिटिश शासन ने जिस देश पर भी कब्जा किया उसमें उसके खिलाफ विद्रोह सर न उठा पाए, इसके लिए मासूमों के कत्लेआम की झड़ी लगा दी गई। इंसानियत को हमेशा अंग्रेजों ने जूते के तले मसल कर रखा, जो उनकी क्रूर मानसिकता को दर्शाता है। हैरानी की बात है कि ब्रिटेन, जो आज मानवाधिकारों के हितैषी होने का दम भरता है, उसे कभी उसके हिंसक और मासूमों के खून से सने अतीत के लिए दुनिया की किसी अदालत के कटघरे में कभी खड़ा नहीं किया गया। अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में कुख्यात सेल्युलर जेल इसी बर्बर मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। कह सकते हैं कि ये नाजियों द्वारा स्थापित ऑशविट्ज कैंप का ब्रिटिश संस्करण था, बस इसमें गैस चेंबर्स की ही कमी थी। इस सेल्युलर जेल में, जिसे काला पानी भी कहा जाता था, ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए जुल्मों की डरावनी हकीकत छिपी है। (1857) में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम ने देशवासियों में एक नया जोश और जुनून भर दिया था। चारों ओर आजादी हमारा हक है, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम जैसे नारे गूंज रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध अपनी चरम सीमा पर था। ऐसे में जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता या कोई भी ऐसा काम करता जो अंग्रेजों को रास नहीं आता, उसे कैदी बनाकर भारत की सरजमी से हजारों मील दूर समंदर से चारों तरफ घिरे हुए अंडमान निकोबार के वाइपर आइलैंड भेज दिया जाता। वाइपर आइलैंड स्थित जेल मौत का ही दूसरा नाम था। स्वतंत्रता सेनानियों का एक पैर पूरे समय लोहे की एक लंबी चेन से बांध कर रखा जाता, उन्हें भूखा रखा जाता, और यही नहीं, खुद की आराम तलबी के लिए रॉस आइलैंड पर शानदार बंगला, बेकरी, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस की बिल्डिंग का निर्माण भी उन्हीं कैदियों से करवाया जाता। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन तेजी पकड़ रहा था, वैसे वैसे वाइपर आइलैंड की जेल में कैदियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और उनको रखने की या कहें कि बांधने की जगह कम पड़ रही थी। जिसका डिजाइन साइंस और माइथोलॉजी का एक मिला-जुला रूप है और मुख्य रूप से दो थ्योरीज से मिलकर बना है। पहली, स्पोक्स ऑफ द व्हील। ऊपर से देखने पर साइकिल या गाड़ी के पहिए जैसे दिखने वाले इस डिजाइन के पीछे का मकसद था कि अगर कोई कैदी जेल से भागना भी चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाए कि उसे किस दिशा में जाना है। दूसरी, पेनोप्टिकन थ्योरी। ग्रीक माइथोलॉजी में आर्गस पेनोपेटस नाम का एक चरित्र है जिसके शरीर पर 100 आंखें थी। उसी तर्ज पर जेल के बीच एक ऐसा टावर नुमा ढांचा खड़ा होगा जहां से गार्ड्स एक साथ कई कैदियों पर नजर रख सकेंगे, 100 आंखों की तरह। अब जेल के बीचों बीच एक ऊंचा और गोल वॉच टावर बनाया गया जिसमें से 7 शाखाएं निकाली और उन शाखाओं में बने कैदियों के रहने के लिए छोटे छोटे कुल 693 सेल, जिनका साइज था सिर्फ 4.5 इंटू 2.7 मीटर। यही वजह है कि इसका नाम पड़ा सेल्युलर जेल। यह पूरी जेल ऐसे डिजाइन की गई थी कि एक कोठरी के सामने दूसरी कोठरी की दीवार दिखाई देती थी। कैदी ना एक दूसरे को देख सकते थे और ना ही आपस में बात कर सकते थे। जेल के हर सेल में कैदी को 2 छोटे मटके दिए जाते थे, एक पानी से भरा हुआ
और दूसरा शौचालय के लिए। लेकिन ये मटके इतने छोटे होते थे कि कई कैदियों को शौचालय के लिए मजबूरन फर्श का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। और बाद में वहीं गंदगी के पास बैठकर खाना और सोना पड़ता था। कड़ी गर्मी में नंगे बदन हथकड़ियां बांधे पूरे दिन जानवरों की तरह पहिया घुमाने वाले हत्थे पर उन्हें जोता जाता था ताकि नारियल को पीसकर तेल निकाला जा सके। वो भी एक दिन में 10 किलो तेल निकालना, जो कि नामुमकिन था। काम पूरा ना होने पर उन्हें भूखा प्यासा 4-4 दिन तक दीवारों पर सलीब की तरह टांग दिया जाता था। सेल्यूलर जेल में जुल्म सहकर भी टस से मस ना होने वाले हजारों कैदियों में से एक थे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर। अपनी किताब में सावरकर ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे कैदियों को कड़ी सजा के तौर पर कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता और नारियल के सूखे हुए भूसे से कपड़े बनाने का काम दिया जाता। ये काम खास तौर से राजनीतिक कैदियों से कराया जाता था। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि लकड़ी के हथौड़े से नारियल को पीटते हुए कैदियों को ऐसा महसूस हो जैसे कि वो नारियल नहीं बल्कि अपने आजादी के सपने को तोड़ रहे हैं। उसी जेल में भारत मां का एक और सपूत अंग्रेजों से डट कर लोहा ले रहा था और उनके सामने चट्टानों की तरह डट कर खड़ा था मात्र 26 वर्षीय सुशील कुमार गुप्ता। सुशील कुमार गुप्ता ने अन्य साथियों के साथ बेहतर खाने और स्वच्छ शौचालय की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल की इस घटना ने जेल का माहौल बदल दिया। जेल में भी आजादी के नारे गूंजने लगे और एक नए आंदोलन की भूमिका बंधने लगी। जो जेल हौसले पस्त करने के लिए बनाई गई थी, उसमें भी आजादी के परवानों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी। सिपाहियों ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा, जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर किया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं हुए। तब ब्रिटिश सरकार ने उनकी नाक में जबरदस्ती रबर ट्यूब डालकर तरल पदार्थ पेट में पहुंचाया। इस जोर जबरदस्ती में उनके फेफड़ों में पानी भर गया और इलाज के अभाव में कई स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास, मोहित मोइत्रा की दर्दनाक मौत हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ काला पानी की एक काली सच्चाई भी धीरे धीरे सबके सामने आने लगी और कैदियों को रिहा करने की मांगें जोर शोर से उठने लगी। दबाव में आकर 1937 में भारत में ब्रिटिश प्रशासन लॉर्ड लिनलिथगो समझौता करने के लिए तैयार हुए और तब कहीं जाकर काला पानी की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। ये समझौता कराने में महात्मा गांधी और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अहम भूमिका निभाई। सेल्यूलर जेल में आज भी भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों की गूंज सुनाई देती है। यहाँ की दीवारों पर शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो आजादी के संघर्ष, त्याग और समर्पण की कहानियां बयां करते हैं। हमें शहीदों के साहस और बलिदान की इन कहानियों को संजो कर रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये समझ आए कि आजादी अनमोल है और इसे हमेशा कायम रखना है। कवि रामकिशोर शुक्ल विशारद की इन पंक्तियों में कहें तो उन वीरों को हम नमन करें जिनने अपनी कुर्बानी दी, निज प्राणों की परवाह न कर भारत को नई रवानी दी।